नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट की आज हमारी तीसरी क्लास है। एनटीपीसी के लिए सबसे सफिशिएंट जो क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले हैं एज इट इज जो डाटा है ऐसा ही आएगा, उसकी तैयारी को लेकर हम रोज एक नई वीडियो डाल रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें और आज हम जो है अपने क्वेश्चनों पर आते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो, जो ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने बहुत सारे बच्चों से ये पूछा भी था कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर ऋणात्मक दिया था और वो गलत था। समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, किसी वस्तु के त्वरण को जब त्वरण को तब कहा जाता है जब वह एक वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। देखो, आप ऐसे समझो, ये सवाल ऐसा कहना चाह रहा है कि एक स्कूटर ऐसे जा रहा था, उसके बाद उसका एक ब्रेकर आया, उसके बाद वो फिर चलने लगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो स्कूटर ऐसे चल रहा है उसके बाद ये ब्रेकर से घटा, उसके बाद ये बढ़ा, तो इस वाली जो चीज को ये क्या कह रहा है, त्वरण कह रहा है। तो ये जो त्वरण है वो घटता या बढ़ता रहता है। तो अगर ये कंडीशन ना हो तो जो है ये त्वरण हमेशा एक जैसा ही रहेगा। तो इसमें इसका आंसर क्या बन सकता है, तो अगर ये ब्रेकर ना हो और वो हमेशा ऐसे ही चलता रहे, एक समान चलता रहे, तो क्या हो जाएगा, उसका जो है अंतराल घटता या बढ़ता नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। देखो, खरगोश, मोर, हिरण, अगर इनकी बात करें तो ये सब के सब जो है क्या करते हैं, ये सब के सब जो है अपने फेफड़ों से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इसमें मेंढक जो है, मेंढक आपका त्वचा से क्या करता है, मेंढक आपका त्वचा से जो है सांस लेता है। ठीक है, त्वचा से क्या करेगा, त्वचा से सांस लेगा। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि मेंढक के अलावा आपका जो केचुआ है, ठीक है, मेंढक के अलावा जो आपका केचुआ है, केचुआ भी जो है वो क्या करता है, केचुआ भी आपका स्किन के द्वारा ही सांस लेता है। ठीक है, केचुआ भी किससे, स्किन के द्वारा सांस लेता है। मछली किस चीज से सांस लेती है, तो मछली को आप बताना कि मछली गलफड़ों के द्वारा जो है सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। देखो, वैसे तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो धातु है उसका नाम क्या है, सीजियम है। क्या नाम है, सीजियम है। बट सीजियम यहां पर ऑप्शन में नहीं दी गई, तो इसमें फिर आप क्या मानोगे कि इसमें फिर आपका आंसर आ जाएगा, सीजियम नहीं है तो फिर आपका आंसर आ जाएगा पोटेशियम। ठीक है, कौन आ जाएगा इसमें, आंसर आ जाएगा आपका पोटेशियम। अगर पोटेशियम और सीजियम आपके ऑप्शन में दोनों होते तो फिर पोटेशियम को हम पहली वरीयता ना देकर सीजियम को पहली वरीयता देते, तो हमारा आंसर सीजियम ऑप्शन ना होने की वजह से क्या है, पोटेशियम है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक पॉली एटॉमिक है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी धातु जो है पॉली एटॉमिक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सल्फर। सल्फर के बहुत सारे क्या होते हैं, अणु होते हैं, और सल्फर का जो बेसिक यूज आज की डेट में भारत में सबसे ज्यादा किया जा रहा है। तो जो जैविक खाद बन रहा है, जैविक खादों में सल्फर का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है जो पॉली एटॉमिक नहीं है। हीलियम के बारे में अगर आपसे कहा जाए तो सबसे हल्की गैस आप ये बताओ, हीलियम है या ऑर्गन है। चलो, आपके सामने दो ऑप्शन है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, आप बताना है कि हीलियम या ऑर्गन में सबसे हल्की गैस कौन सी है। या कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, हवाई जहाज के जो टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। इनमें से ही आपको आंसर देना है। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी गैस गुब्बारे में भरी जाती है, जो हवा में उड़ते रहते हैं, आकाश में चले जाते हैं जो गुब्बारे, उनमें कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है, सबसे हल्की जो गैस है वो कौन सी है, आपको पता ही होगा वैसे। ठीक, अगला है ला लीगा खिताब किससे संबंधित है। देखो भाई, ये ला लीगा खिताब जो है अगर आपसे पूछा जाए तो ये फुटबॉल का क्या है, आपका एक खिताब है। किसका किताब है, फुटबॉल का एक किताब है। और 2024 की अगर बात करें कि 2024 में ला लीगा खिताब को किसने जीता है, तो ध्यान रखना कि 2024 में ये खिताब जो है किसने जीता है, बार्सिलोना ने जीता है। और इतिहास में सबसे ज्यादा ला लीगा पुरस्कार को जीतने वाली टीम जो है वो कौन बनी है, बार्सिलोना। बार्सिलोना ने 36 बार, बार्सिलोना ने 36 बार क्या किया है, 36 बार ला लीगा खिताब को जीता है। तो ये एक अपने आप में ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन है कि बार्सिलोना ने अब की बार जो है ला लीगा खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? भोरम देव मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां पर मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? तो बहुत फेमस महोत्सव है और ये मंदिर जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। और अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो भगवान शिव का क्या है, ये भगवान शिव का मंदिर है। आपको ध्यान रखना है किसका मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। और इस मंदिर को लगभग 11वीं सदी में क्या किया गया था, 11वीं सदी में बनाया गया था। ठीक है, 11वीं सदी में क्या किया गया था, बनाया गया था। तो छत्तीसगढ़ का जो जनजातीय समूह है वो शिव शंकर भगवान को क्या करता है, वो भोरम देव के रूप में मानता है। तो इसलिए भोरम देव मंदिर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइविंग जंप करने वाले या वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है? तो 2019 में विंग सूट स्काई डाइविंग से सबसे पहले जो जंप किया था वो किसने किया था, वो किया था आपका तरुण चौधरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तरुण चौधरी के द्वारा 2019 में ये जो है जंप किया गया था। अब तो खैर इसका कोई खास रोल रहा नहीं क्वेश्चन का, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन बदल गए, पर उसके हिसाब से जो ये 2019 में जो करंट था उसके हिसाब से ये क्वेश्चन था। अब इसका जो है पेपर में कोई खास महत्व नहीं है इतने क्वेश्चन का। अगला एक क्वेश्चन है कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रहा। तो सबसे ज्यादा आपको यह पता है कि जब मुगल शासक भारत में शासन कर रहे थे तो उस समय भारत में राजधानी क्या थी, तो भारत में राजधानी दिल्ली थी। तो सबसे ज्यादा जो मुगल शासकों का जो घर रहा है वो क्या रहा है, लाल किला रहा है। क्या रहा है, लाल किला रहा है। सबसे ज्यादा मुगल शासक लाल किले में रहे हैं। और लास्ट में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो 1857 की क्रांति में जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को पकड़ा गया था तो वो लाल किले से कहां पर जा रहे थे, वो कुतुब मीनार परिसर में जा रहे थे और कुतुब मीनार परिसर में उनको पकड़ा गया था। और उसके बाद उनको मांडले जेल में डालकर क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। सॉरी, मांडले जेल में जो है उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का एकमात्र ऐसा जो है मुगल बादशाह बताइए जो भारत से बाहर जिसका जो है ग्रेवयार्ड है या मकबरा है। तो आप ध्यान रखना बहादुर शाह जफर द्वितीय है, मांडले जेल में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? देखो झांकी से हर बार क्वेश्चन आता है भाई, झांकी से हर बार क्वेश्चन आता है। तो ये पहले भी आया था, अब की बार भी आएगा। चलो आप ये बताओ कि अब की बार मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को सबसे अच्छी झांकी बताया गया है? ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय की झांकी को सबसे अच्छा जो है झांकी बताया गया है। और 2020 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2020 के हिसाब से इसका आंसर था असम। 2020 के हिसाब से इसका आंसर क्या था, असम। तो आपको ये ढूंढना है जरा ये क्वेश्चन के 2020 में जो 2024 में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है वो कौन सी रही है? तो आप बताओगे 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है कौन सी, आप कौन से मंत्रालय की है? और इसमें एक और क्वेश्चन कि अब की बार जो परेड हुई थी सबसे अच्छी परेड कौन सी हुई थी? तो ये दो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताओ कि सबसे अच्छी परेड कौन सी हुई और सबसे अच्छी जो है झांकी कौन सी रही। अगला एक क्वेश्चन और है, अगला एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को क्या की है, मंजूरी दी है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि कौन सा है तो आप बताना कि गोरखपुर के जो पक्षी अभयारण्य का प्राणी उद्यान का नाम जो है वो बदलकर क्या कर दिया था, अशफाक उल्लाह खान कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, अशफाक उल्लाह खान। 2024 में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर खोला गया है? तो उसका आंसर भी क्या है, उसका आंसर भी गोरखपुर ही है। ठीक है, एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जहां पर गिद्धों के प्रजनन की व्यवस्था की जाएगी वो कहां पर खुलेगा, गोरखपुर में खुलेगा। अगला एक क्वेश्चन और है, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये रिपीट होगा भाई साहब 100%। ये वाला क्वेश्चन 100% रिपीट होने वाला क्वेश्चन है।
क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है कि महानदी के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो ये आपका है कि छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। बिल्कुल सही बात है कि छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से ये निकलती है, अरब सागर में गिरती है। अब आपको मैं अगर बताऊं तो आप ये देखना कि जो भारत का जो मैप है, इस भारत के मैप के हिसाब से अगर आपसे देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो इस तरीके से बहती है नदी, और ये कह रहा है कि अरब सागर में गिरती है, पर इधर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में नहीं गिरती। तो इसका मतलब इसका आंसर यही है। इसका आंसर जो है बी है कि ये जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो इसमें ध्यान रखना, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र से जो है इसमें छोटी छोटी नदियां आकर मिलेंगी, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के आसपास बहेगी, पर ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, अरब सागर में नहीं गिरेगी। तो आंसर क्या बन गया इसका? बी बन गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीट हो सकता है क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये वाली किताब लिखी गई थी। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दरअसल ये जो किताब है, इस किताब के बारे में रंजन गोगोई ने इसको लिखा था इंग्लिश भाषा में। उसके बाद उन्होंने इसका जो है 2020 में असमिया भाषा में, कौन सी भाषा में? असमिया भाषा में रूपांतरण करवाया। और किस किस तरीके से न्याय प्रणाली में क्या कमियां हैं, क्या सुधार किए जा सकते हैं, और अगर किसी को अपने अधिकारों का नहीं पता उनको कैसे अधिकार जानने चाहिए, वो सारे जो है इस किताब में जो सारी बातें हैं वो इस किताब में बताई गई हैं। तो इसके लेखक कौन है? रंजन गोगोई, जो भारत के पूर्व मुख्य क्या थे? न्यायाधीश थे, उनके द्वारा लिखी गई ये क्या है? एक महत्वपूर्ण किताब है। अगला एक क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वर्ष 2000 मतलब इनमें से कोई एक विकल्प है में कौन सी योजना शुरू की थी? तो 2018 इसका आंसर है। 2018 वर्ष 2018 में क्या किया था? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया था। इसमें ध्यान रखना कि आज जो अभी हाल ही में ध्यान रखना है कि हाल ही में सरकार ने एक घोषणा की है। हाल ही में सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है, 70 वर्ष से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं उनका इलाज जो है वो क्या किया जाएगा? मुफ्त किया जाएगा। दरअसल इस आयुष्मान योजना में क्या है? एक लिमिट है कि 5 लाख रुपए एक साल में खर्च कर सकते हैं आप। पर अब की बार इन्होंने क्या कर दिया? भारत सरकार ने घोषणा कर दी है कि 70 साल से ऊपर का अगर कोई युवक है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, तो वो क्या करेगा? वो अपना इलाज कहीं भी जाकर क्या करवा सकता है? मुफ्त करवा सकता है, जो भी जितने भी सरकारी अस्पताल है अच्छे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, 2018 में जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है शुरू की गई थी, जिसका नाम जो पॉपुलर नेम जो है वो है आयुष्मान भारत योजना। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य क्या कहलाता है? किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं क्या? जीडीपी। इसको क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। अगर देश के अंदर जितनी चीजें हमने उत्पादित की हैं और जितनी अंतिम वस्तुएं हैं उनका जो मुद्रित मूल्य है वो क्या है? क्या कहलाएगा? वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। और 2024 की अगर बात करें तो हमारी वित्त मंत्री ने ये बताया है, निर्मला सीतारमण ने, कि वित्त मंत्री ने ये बताया है कि अब की बार हमारी जो जीडीपी रहने वाली है 6.5 से 7% तक हमारी जीडीपी रहने वाली है। जहां पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हिचकोले खा रही हैं, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और वित्त मंत्री के अनुसार भारत की जो जीडीपी रहने वाली है वो 6.5 से 7 के आसपास रहने वाली है 2024 में। निम्न में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? देखो भाई, सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य में पहला राजा कौन था। तो हमने कल वाली क्लास में भी इसका जिक्र किया था। कल वाली क्लास में एक जिक्र आया था विष्णुगुप्त का। विष्णुगुप्त ने कौन सी किताब लिखी थी? विष्णुगुप्त ने कौन सी किताब लिखी थी? आपको पता होगा, अर्थशास्त्र।
तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले कौन आया आपका चंद्रगुप्त आया। चंद्रगुप्त के बाद अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के 100 पुत्र थे, उन 100 पुत्रों में से 99 पुत्रों को मारकर जो राजा बना था वो कौन बना था, अशोक। तो फिर आया अशोक, और अशोक के एक पुत्र का नाम क्या था, ब्रह्मदत्त। तो आंसर क्या बन गया, इसका आंसर बन गया आपका ये सी। ठीक है भैया, आंसर क्या बन गया, सी बन गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। दरअसल इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया, और 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में किया तो उस समय उन्होंने लगभग 60 के आसपास एक दिन में ही संविधान संशोधन कर दिए। उसमें से कुछ संविधान संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया, पर 52 संविधान संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा। अब उसके बाद उन संविधान के संशोधन में सुधार करने के लिए फिर एक 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आए 1978 में। कब लेकर आए, 1978 में। और उसमें एक सुधार किया गया कि जो संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार आपका एक कानूनी अधिकार है, और इसको आपके आर्टिकल 300A में रख दिया गया। किस में रख दिया गया, 300A में रख दिया गया है। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की है। तो आईसीसी का जो 2020 में अंडर 19 का जो विश्व कप हुआ था, तो आपको याद होगा कि भारत और बांग्लादेश उस मैच में फाइनल खेल रहे थे, और भारत जब हारने के लिए मतलब हारने वाला था, तो उस समय जो बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं और देखने वाले जो दर्शक थे वो बार बार मैदान में आ रहे थे, और भारत और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बीच जो है कुछ झड़पें भी हो गई थी। तो आपको अगर ध्यान हो तो ये कहां पर आयोजित किया जा रहा था, दक्षिण अफ्रीका में। और इस संस्करण को जो जीता था वो किसने जीता था, वो जीता था आपका बांग्लादेश ने। अभी तक आप अगर ध्यान रख सकते हैं तो ध्यान रखना कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे सफल टीम अगर कोई सी है तो वो कौन सी है, वो आपकी इंडिया है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको आप जानते हैं किसके नाम से, एलआईसी के नाम से, एलआईसी संसद द्वारा पारित किया गया था। एलआईसी को 1956 में सरकार के द्वारा जो है क्या किया गया था, एक एक्ट के द्वारा पारित किया गया था। उस समय भारत में स्थिति तो ज्यादा अच्छी है नहीं थी, फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि हम 5 करोड़ रुपए की धनराशि से भारत के लिए एक ऐसी संस्था का निर्माण करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में भारत की एक जो है नींव रखने वाली है, जो बहुत बड़ा काम करेगी। और इस समय दुनिया की जो टॉप 5 जो कंपनियां हैं जो बीमा करती हैं, उनमें टॉप 5 कंपनियों में कौन सी है, भारत की एलआईसी है। ठीक है, तो एलआईसी को जब स्थापित किया गया था तो कितने करोड़ रुपए की धनराशि से किया गया था, 5 करोड़ रुपए की धनराशि से स्थापित किया गया था 1956 में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत सरकार के द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पेंशन को लेकर बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं यार। पेंशन को आप जरा थोड़ा डिटेल से समझ लो। इस समय जब भारत ने 2019 और 20 की ये बात चल रही है, तो 2019-20 में भारत सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया था जिसका नाम था जीवन प्रमाण। और अब भारत ने क्या किया है, थोड़े से बदलाव किए हैं, और एक जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है आपका महाराष्ट्र। और ओल्ड पेंशन को दोबारा से पहली बार बीजेपी शासित राज्य जो है जिसने ओल्ड पेंशन को पुलिस वालों के लिए जो है लागू किया है, तो उसका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। ओल्ड पेंशन को लागू करने वाला पहला बीजेपी शासित राज्य है, अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आपकी जो यूपीएस जो नई पेंशन स्कीम आई है उसको लागू करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। एक और है आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका इंपोर्टेंट है और ये रिपीटेड भी होगा, देख लेना आप। तवेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं, वो किस चीज की जो है भारतीय खिलाड़ी हैं, तो तवेसा मलिक आपकी किसकी,
गोल्फ की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। किसकी प्रसिद्ध खिलाड़ी है? गोल्फ की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। आज के लिए आपने जो है 20 क्वेश्चन देखे हैं। यहां तक आपने अगर वीडियो को देखा है, धन्यवाद। हमारी टीम को सपोर्ट करते रहिए और इसके अलावा एग्जाम सिलेक्शन 360 जो है आप जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक टॉप 20 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।